तो स्वागत है एक बार फिर से आपका, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और सीधे बिहार विधानसभा से हम आपको दिखा रहे हैं बिहार चुनाव के दूसरे चरण की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 94 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और देखिए अब से कुछ ही पल के बाद, कुछ ही सेकंड के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। जी हां, ठीक 7 बजे दूसरे दौर का मतदान शुरू हो जाएगा और इसके लिए तमाम जो बूथ हैं वहां पर इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी हर बूथ पर मौजूद हैं जो हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। 94 जिन सीटों पर आज मतदान होना है उसमें कई सीटें ऐसी हैं जो वीवीआईपी सीटें हैं। आज तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंद्रिका राय और इसके अलावा कई अहम नेता हैं बिहार के, कई मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। यानी कि आने वाले 10 तारीख को क्या नतीजा आएगा उसका फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। जो वोटर्स हैं वो ये आज तय कर देंगे कि 10 तारीख को इनका भविष्य क्या होगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सुबह 7 बजते ही मतदान का दौर शुरू हो गया है और जो मतदाता हैं वो अलग अलग बूथ पर पहुंचने लग गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारी की गई है। कोरोना काल में ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है और इसलिए तमाम तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं। मास्क, ग्लव्स और इसके अलावा सैनिटाइजेशन का जो काम है वो अलग अलग बूथों पर किया गया है। उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई और साथ ही हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दूसरे दौर के मतदान की सबसे पहली तस्वीर। ये देखिए अब मतदाता जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचने लग गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंतजाम क्या किए गए हैं। आज का जो दौर है चुनाव का बिहार में वो काफी अहम है। 94 सीटों पर, सबसे ज्यादा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ये निर्णायक दौर हो सकता है क्योंकि इस दौर में यानी कि आज जो वोटिंग होगी उससे लगभग ये तय हो जाएगा कि बिहार की विधानसभा पर किसका कब्जा होगा, कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में सामने आएगा। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के या फिर तेजस्वी यादव को बिहार की जनता मौका देती है? क्या तेजस्वी यादव को यहां इस विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर बैठने का जनादेश मिलता है? हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। देखिए रजनीश हमारे साथ हैं, प्रशांत हमारे साथ हैं, दीपक हमारे साथ हैं और सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं आपको दीपक के पास। दीपक हमारे सहयोगी हैं। दीपक, क्या मतदान शुरू हो गया और जहां पर आप खड़े हैं वहां पर क्या मतदाता पहुंचने लग गए हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहली तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो तमाम जो मतदाता है वो पहुंचे हुए हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो मतदान कर्मी है उन्होंने अब उनको, जो भी मतदाता यहां पहुंचे हुए हैं उनके जो कागज हैं उनको देख रहे हैं, साथ ही अब उनको पूरी तरह से वेरीफाई करके अब मतदान केंद्र में भेजा जा रहा है। तो पहली तस्वीर ये गोपालगंज विधानसभा की यहाँ पे हम देख रहे हैं। जो मतदाता है वो अब पहुँचना शुरू हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले की जो स्थिति थी पूरा ये सन्नाटा था हर तरफ, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही 7 बजे हैं लोग आना शुरू हुए हैं और महिलाओं की भी स्थिति अगर कहें तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे पहुँचने की। और दूसरे अगर मतदान केंद्र की अगर आपको तस्वीर दिखाएं, अपने विजय प्रदीप गौड़ से कहेंगे कि हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पे भी तमाम मतदाता हैं जो पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। पिछले चुनावों में हालांकि यहाँ पे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं, स्थानीय पुलिस यहाँ पे मौजूद है। पूरा जो मतदान का प्रक्रिया वो शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों में लोग जा रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर लगभग 1 दर्जन पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पे लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। बुजुर्ग यहां पे हैं, युवा हैं यहाँ पे और हर कोई आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से निकल रहा है। जिला प्रशासन ने भी लगातार यहाँ पे कैंपेन चलाया है और ये कोशिश है कि मतदान की जो पिछले सालों का जो परसेंटेज रहा है उसको इस बार बढ़ाया जाए, 58 से कम 62% किया जाए और उसको देखते हुए यहाँ पे विद्या मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ठीक है दीपक, आप नजर बना करके आपके पास लौट कर आएंगे। हमारे सहयोगी राकेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश का रुख करते हैं नालंदा में। राकेश इस वक्त मौजूद हैं। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्षेत्र है और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ का जो मतदान है, यहाँ के जो नतीजे हैं वो काफ़ी प्रभावित करेंगे। राकेश, आप नालंदा घूमे भी हैं, ज़मीनी तौर पर आपने वहाँ के हालात को देखा है। आज दूसरे दौर का मतदान होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है नालंदा और यहाँ की सीटों को लेकर अगर बात करें तो समीकरण क्या है? राकेश।
निश्चित तौर पर विद्या, और देखिए दूसरे दौर का इसलिए भी है क्योंकि अगर पहले और दूसरे चरण को मिला लिया जाए तो 2/3 सीटों पर जनता अपना फैसला कर चुकी रहेगी जब आज मतदान समाप्त हो जाएगा। तीसरे दौर का जब चुनाव होगा 7 तारीख को, तो उसमें दरअसल जो फर्क होगा वो सिर्फ संख्या बल को लेकर फर्क रह जाएगा। यानी इन 2 चरणों में, पहले दोनों चरणों में साफ हो जाएगा। और निश्चित तौर पर आज का मतदान इसलिए अहम है क्योंकि बड़े चेहरे आज चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला। राकेश, मैं आपको रोक रहा हूं। राकेश, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। बिहार के राज्यपाल इस वक्त देखिए वोट करने के लिए पहुंचे हैं और सुबह सुबह पहले मतदान, उसके बाद जलपान की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण में भी कही थी और अपील किया था कि सबसे पहले आप मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए, तो ये जनता पर तो असर दिखाई रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर में देखिए बिहार के राज्यपाल पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए और एक तरीके से ये तस्वीरें जो है वो उन वोटर्स के लिए प्रेरणा देने वाली तस्वीरें हैं जो अभी तक घर में हैं, वो निकले, सबसे पहले मतदान करें क्योंकि ये ऐसा पर्व है जिसमें आपको शामिल होना है। आपकी भूमिका बहुत अहम है। आपका फैसला ही आपकी सरकार बनाएगी, आपका फैसला ही ये तय करेगी कि आपका नेता कौन हो। और ये तस्वीर देखिए, न्यूज़ नेशन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार के राज्यपाल पहुंच चुके हैं मतदान करने के लिए। मतदान शुरू हो गया है, दूसरे चरण का ये मतदान है। 94 सीटों पर वोटिंग होनी है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग लोगों को यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और वैसे भी बिहार जो है सबसे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा। अब की बार मुझे उम्मीद है इससे भी ज़्यादा वोट पड़ेगा। लोगों से अपील करेंगे, लोग घरों से बाहर निकले, बड़ी संख्या में मतदान करें। बिल्कुल अपील कर रहा हूँ कि सब लोग घर से निकल कर एक वोट पोल करें अपना। ठीक है, 1 मिनट, ये फ्री है। नीतीश में दिखेगा क्या? अरे पेन की। तो बिहार के राज्यपाल ने मतदान कर दिया है, वो मतदान करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा तमाम जो बिहार की जनता है जिन्हें आज वोट डालना है वो अपने घर से निकले, मतदान करें। हमारे सहयोगी नालंदा से राकेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। निश्चित तौर पर विद्या, देखिए जो पहले 2 चरण के चुनाव है वो दोनों चरण के चुनाव काफी अहम होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिसका हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है हाल फिलहाल के चुनावों में कि सबसे ज्यादा चर्चा इस बार नौकरी की हो रही है, बेरोजगारी की बातचीत हो रही है। लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कल लोगों की इस भावनाओं को समझते हुए ये जरूर कह दिया कि 10 लाख नौकरियां देंगे और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी काटी जाएगी। यानी नेताओं की सैलरी काटकर वो पैसा देंगे जो लगातार वो युवा नौकरी संवाद कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता उनकी इन बातों से कनेक्ट कितना कर जाती है। तेजस्वी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि इस समय जो सबसे ज्यादा लोग जिस मुद्दे से जुड़ सकते हैं वो नौकरी और रोजगार की बातचीत है। इसलिए वो लगातार अपने चुनावी रैलियों में दाएं बाएं की कोई बात नहीं कर रहे, वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे नौकरी मिल सकती है, कैसे रोजगार दिया जा सकता है और इसी से निपटना। दरअसल तो रोजगार और विकास एक मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या इस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है बिहार में? पहले चरण में क्या इसी मुद्दे पर वोट पड़े और दूसरे चरण में भी क्या यही होगा? राकेश, आपको एक बार फिर से मुझे रोकना पड़ रहा है। सुशील मोदी पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, देखिए सुशील मोदी पहुंचे। पहले बिहार के राज्यपाल को आपने देखा, वो वोट डालने के लिए पहुंचे। सुशील मोदी पहुंचे वोट डालने के लिए। बहुत अहम दौर है ये, दूसरे दौर का आज मतदान हो रहा है बिहार में। 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन ये दौर इसलिए भी अहम है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर इस दौर में मतदान होना है। आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तस्वीरों में ये देखिए आप, सुशील मोदी पहुंचे हैं मतदान के लिए, वोट करने के लिए। और इससे पहले राज्यपाल जब मतदान करने के लिए पहुंचे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे सीधे बिहार की जनता से, बिहार के आज के वोटर से कहा कि आप अपने घर से निकलिए और मतदान कीजिए। काफी अहम दिन है, ये लोकतंत्र का पर्व होता है और इस दिन आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आगे का जो भविष्य है, आपका नेता है, आपकी सरकार है, वो कौन हो ये तय करने का दिन आज आपके लिए है। आगे आप शिकायत नहीं कर सकते। अगर आज आपने मतदान नहीं किया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर आप शिकायत करने वाले भी नहीं हो सकते। आज के दिन ही आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपका भविष्य, आपका नेता, आपका मुख्यमंत्री, आपका एमएलए कौन हो। इसलिए अपने घर से
निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन किया जा रहा है उसकी भी तस्वीर देखिए क्योंकि ये बहुत अहम दिन है और आज क्योंकि मतदान होना है और मतदान केंद्रों पर पहले से दिशा निर्देश लिखे गए हैं, बताया गया है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि कैसे आपको मतदान करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और इस बात को लेकर वहां जो व्यवस्था की गई है वो किस तरीके की है वो भी तस्वीर में आप देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मतदाता खड़े हैं और ये देखिए तस्वीर में सुशील मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं जो पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन मतदान केंद्रों पर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है जैसा कि निर्देश दिया गया था। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, बिहार में आप भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूं। बिहार में एक बात कही जा रही है कि जो जेडीयू का वोटर होता है और बीजेपी के जो वोटर होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो अपना काम तभी करते हैं जब उनको मतदान करना होता है और उनको मतदान किसको करना है वो आखिरी वक्त तक किसी को बताते नहीं है। लेकिन हमने तस्वीरें से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट को अवश्य मतदान करें। आगे ले जाएंगे या फिर ये माना जाए कि जो साइलेंट वोटर है जिसने अपना रुख नहीं दिखाया है वो नतीजा बदल देगा। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। राकेश पांडे के पास चलेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आज जो दूसरे दौर का चुनाव है, 94 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं, आज का गणित क्या है, आज के समीकरण क्या है? राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जैसा कि मैंने सवाल पूछा था कि जो चुपचाप मतदान करने वाले मतदाता हैं वो बिहार का भविष्य तय कर देंगे, वो नतीजा बदल देंगे, या फिर जो रैलियों में हम भीड़ देख रहे हैं तेजस्वी की, उन रैलियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है बिहार में? देखिए, रैलियों में भीड़ जुटना अलग बात है विद्या, और उन भीड़ का वोट में कन्वर्ट हो जाना ये एक अलग बात है। ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं। ये बात तो तय है। देखिए, ये तो तस्वीर साफ करेगी कि क्या वाकई बीजेपी के वोटर शांत हैं या ये जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बातचीत कही जा रही है वो हावी होती है। लेकिन एक बात विद्या, जिन जगहों पर आप गए, जिन जगहों पर मैं गया, नालंदा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बिहार शरीफ, यहाँ से श्रवण कुमार जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, हाई प्रोफाइल यहाँ के कैंडिडेट भी हैं, वो यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इसके बावजूद जब आप फील्ड पर जाइए तो लोग ये बातचीत करते हैं कि ठीक है, सड़क, पानी, बिजली अपनी जगह ठीक है, लेकिन जरूरत लोगों को रोजगार की है, जरूरत लोगों को इस बात की भी है कि आखिरकार उनका जीवन कैसे चलेगा। कई जगहों पर लोग ये कहते सुने गए कि ठीक है, सड़क, पानी, बिजली तो ठीक है, लेकिन क्या उससे पेट भर जाएगा? सड़क एक बार को खराब हो चल सकता है, लेकिन पॉकेट में पैसे चाहिए। पॉकेट में पैसे कैसे मिलेगा? क्योंकि जब तक उन्हें काम नहीं मिलेगा तो पैसे कैसे मिल सकते हैं? मैं सोनपुर में था, सोनपुर में नीतीश कुमार पर लोग ये आरोप लगाते दिखाई दिए थे कि दरअसल सोनपुर में जो मेला है उस मेले को राजगीर शिफ्ट किया जा रहा है। नालंदा में राजगीर पड़ता है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। तो आरोप तो हैं। कई जगहों पर बड़ी दिलचस्प बात यह भी विद्या सुनने को मिली, लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ठीक है, देख लिया, बीजेपी क्यों ना फ्रंट फुट पर आ जाए, बीजेपी सरकार को क्यों ना लीड करे। कई लोग चिराग पासवान की बातचीत करते दिखाई दिए। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है विद्या, इस बार का चुनाव बिल्कुल राकेश देखिए, बिहार में विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव का दौर भी आज चल रहा है, मध्य होने। और क्या बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से उपचुनाव को लेकर, सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी नवेद का। शुक्रिया विद्या। और इधर बिहार चुनाव की तो पल पल की अपडेट हम दे ही रहे हैं, लेकिन 10 राज्यों की 54 सीटों पर आज उपचुनाव भी है, उन पर भी न्यूज़ नेशन लगातार नजर बनाए हुए है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जो 28 सीटें हैं उन पर आज उपचुनाव हो रहा है, और बहुत ही निर्णायक चुनाव है ये, क्योंकि इसमें सरकार भी बदल सकती है। 28 सीटों में से 25 पर अभी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। मध्य प्रदेश में 12 मंत्री ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर है। तो इधर गुजरात के 8 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर भी उपचुनाव होना है।
आपको बता दें कि यूपी में 88 उम्मीदवारों की किस्मत पर आज फैसला होगा। वहीं झारखंड, नागालैंड में भी 2-2 सीटों पर उपचुनाव है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 1-1 सीट पर उपचुनाव होने हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज चुनाव का दिन है। दूसरे राउंड के लिए बिहार में वोट डाले जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए उपचुनाव होना है और उस पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर वोटिंग को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां हैं। सबसे बड़ा चुनाव आज का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में आज जो सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं वो अब तक का सबसे बड़ा चुनाव है और इसीलिए चुनाव आयोग को आज बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ी है। और यही कह रहे हैं कि वो जो पोलिंग बूथ है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, साथ ही जो वोटिंग पैटर्न है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है। ये मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश से मेरी सहयोगी दीप्ति जुड़ गई हैं। दीप्ति, पिछला चुनाव युवराज बनाम शिवराज था, इस बार तो युवराज और शिवराज दोनों एक साथ आ गए हैं। किस तरीके से कमलनाथ इन दोनों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग उपचुनाव है यह, बल्कि उपचुनाव क्या बल्कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आम चुनाव से भी ज़्यादा दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव बहुमत के लिए लड़े जा रहे हैं। ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि सरकार चलाने के लिए लड़े जा रहे हैं, सरकार बचाने के लिए लड़े जा रहे हैं। और पूरे 14 मंत्रियों की साख दांव पे लगी है। और मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। इतने बड़े पैमाने पर ना कभी दल बदल हुआ, ना मध्य प्रदेश में कभी इस तरह के इतने बड़े उपचुनाव हुए। तो सभी नेताओं की साख दांव पर है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात कर लें, या फिर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें। अगर सिंधिया की बात करें तो उनकी साख तो सबसे ज़्यादा दांव पर लगी है, बल्कि कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा दांव खेला था। तो अब उनके राजनीतिक जीवन आगे कैसा होगा, उनका पॉलिटिकल करियर आगे कैसा होगा, किस तरह से वो अपने समर्थकों को जीत दिला पाएंगे। और उस स्थिति में जब वो मध्य प्रदेश से ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे तो उसी इलाके में अपने समर्थकों को कैसे जीत दिलाएंगे और किस तरह से उनकी जो खोई हुई राजनीतिक जमीन है या राजनीतिक रसूख है उसको किस तरह से पा पाएंगे। अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बहुमत के बहुत पास है। केवल 9 सीटें आने पे बीजेपी 116 के बहुमत के आंकड़े को छू लेगी। कांग्रेस बहुमत से बहुत दूर है, क्योंकि जितनी भी सीटों का नुकसान हुआ है 28 सीटों में वो सभी कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस बहुमत से दूर है, पर कांग्रेस को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो वापस आएगी, कमबैक करेगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव इसलिए भी था क्योंकि कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट चुकी है। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो है बीजेपी के साथ आ गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक। और वहीं पूरी जो कांग्रेस है वो अब कमलनाथ कांग्रेस कही जा रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है वही स्टार प्रचारक के तौर पर रहे। उन्होंने पूरी 28 विधानसभा सीटों पे मोर्चा संभाला। और जितना भी चुनाव है, जिस तरह 2018 में 3-4 चेहरे थे, लेकिन इस बार के उपचुनाव में केवल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चेहरा है। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की राजनीति के इन 3 बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2018 में कई सारे डिफरेंसेस के चलते बीजेपी सत्ता से काफ़ी दूर हो गई थी, सत्ता में नहीं वापसी कर पाई थी। तो अब उसको वो किस तरह से साथ पाएंगे। और दूसरा जो 7-8 महीने का कोविड काल का उनका जो पूरा कामकाज था उसको जनता ने कितना पसंद किया। तो ये चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के चुनाव नहीं हुए। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार बचाने, सरकार चलाने सभी के हैं। और 3 बड़े नेताओं की साख इसमें दांव पर लगी हुई है। जो विधानसभा चुनाव था उसमें जब रिजल्ट आए थे तो सारे विश्लेषकों ने यही कहा था कि बीजेपी का कार्यकर्ता जो कैडर है वो कहीं ना कहीं दूर हुआ था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और वो सरकार बना गए थे। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो जो 28 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो सालों तक कांग्रेस में रहे और उनके खिलाफ बीजेपी का कैडर लड़ता आया। यहां पर बीजेपी को अपने कैडर को समझाना कितना बड़ा चुनौती रहा है? बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही है विद्या, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 2018 में बीजेपी की जो है अपने डिफरेंसेस के चलते सत्ता में नहीं आ पाई थी। लेकिन 2020 की स्थितियाँ क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब 2018 में ही संतुष्ट नहीं थे तो इतने सारे नए लोगों की ज्वाइनिंग के बाद इनको कहाँ जगह मिल पाएगी, इनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा, इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और कई सारी सीटों पर तो इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं कि जो राजनीतिक विरासत है वो तक खत्म हुई है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी, वो हाटपिपलिया से हमेशा चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन
मतलब हाटपिपलिया से जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो विधायक जो हैं वो कैंडिडेट अब बीजेपी का चेहरा है। तो बीजेपी में ये बात कहीं ना कहीं अंदर खाने से आ रही है कि कार्यकर्ता अनबने ढंग से काम कर रहे हैं, बहुत घुल मिल नहीं पा रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने लगातार ग्वालियर चंबल इलाके में महल की राजनीति के खिलाफ खड़े होकर राजनीति करी, वो अब महल के लोगों को किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, किस तरह से सिंधिया समर्थकों को अपने साथ रखेंगे। बयानबाजियों का भी दौर बहुत चला है दीप्ति इस चुनाव में, और ऐसे ऐसे बयान आए हैं जिनको लेकर बार बार चुनाव आयोग ने भी तमाम जो स्टार प्रचारक थे उनके ऊपर लगाम लगाई है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा।